नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम तरलों के यांत्रिक गुण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमने MTG ऑब्जेक्टिव NCERT एट योर फिंगर टिप्स जो बुक आती है उससे संकलित किए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है वहां से लिए गए हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वहां से इनको संकलित किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से सही स्टेटमेंट हमें छांटना है। देखिए, पहला ऑप्शन देखेंगे कि केवल ठोस का आयतन अचर रहता है, क्योंकि ठोस के साथ में द्रवों का भी आयतन अचर रहता है। तो ये अगला स्टेटमेंट आप देखेंगे कि ठोसों तथा द्रवों के आयतन अचर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन भी आप देख लीजिए कि ठोसों तथा द्रवों के आयतन अचर नहीं होते, गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आयतन इनके अचर रहेंगे। फिर देखिए, द्रवों के आयतन अचर हैं लेकिन ठोसों तथा गैसों के आयतन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमने NCERT की पाठ्यपुस्तक से लिया है कि तरल का जो अपरूपण प्रतिबल है वो ठोस से लगभग 10 लाखवां हिस्सा कम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। एडीज हमने सेंटेंस को उठा लिया है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी संलग्न तरल पर आरोपित दाब उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर तथा पात्र की सभी दीवारों पर उसी परिमाण में बिना घटे संचरित हो जाता है। तो यह नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो जो तरल है और तरल की जो दीवार है, सभी बिंदुओं पर जो दाब है वो सेम रहता है, जिसे हम पास्कल के नियम द्वारा देते हैं। तो ये जो नियम है, जो स्टेटमेंट है, वो पास्कल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा रूपांतरण सही है। इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, 1 ATM बराबर, ये गलत हमें दे रखा है। देखिए सही क्या होता है। 1 ATM बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर देखिए, ये वाला जो सही स्टेटमेंट है, हमें सही ही रिलेशन पूछा है। तो 1 मिलीमीटर पारे का जो दाब है वो 133 पास्कल के इक्वल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। 1 बार है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, और एक जो ठोर है वो 1 मिलीमीटर पारे के दाब के इक्वल होता है। तो 133 पास्कल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दाब एक अदिश राशि है। क्योंकि दाब एक अदिश राशि है, हम ये जानते हैं। दाब कैसी राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है। अब ये क्यों है, इसके पीछे ध्यान देना। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ा है, P बराबर F/A। तो ये जो F होता है वो सतह के लंबवत काम करने वाला बल होता है, और सतह का जो क्षेत्रफल है वो A होता है। देन यहाँ पर ऑप्शन सी गौर करके देखेंगे कि अभिलंब बल के घटक तथा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर दाब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब निर्भर नहीं करता। कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब है वो होता है ρGH। जो रो है वो द्रव की घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, H है द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई। तो देखिए, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है।
द्रव की सतह के नीचे बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है और उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण पर भी डिपेंड करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो हमें यही पूछा है कि दाब का मान किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रत्येक द्रव्यमान 10 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल की दो उर्वस्थियां 40 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मानव शरीर के ऊपरी भाग को संभालती है। उर्वस्थियों के द्वारा सहनीय औसत दाब क्या होगा? देखिए एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप समझेंगे कि हमारे पास में इस तरीके से हमारा शरीर है, यहाँ पर ये दोनों पैर हैं और जो दोनों पैरों की जो उर्वस्थियां है यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर दोनों जो उर्वस्थियां है इनका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, देखिए दो हैं। एक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमें 10 सेमी स्क्वायर दे रखा है। सेमी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। फिर देखिए ऊपर के हिस्से का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 40 किलोग्राम। तो यहां पर आप ध्यान दें P बराबर होता है F अपॉन में A और F यहां पर हो जाएगा mg, तो mg अपॉन में A। तो देखिए m का मान है 40, g का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 आपको यूज में लेना है। देन यहां से 10 बट्टे में 2 गुणा 10 गुणा 10 की घात -4। देन यहां से 10 से 10 कट जाएगा, ये हमारे पास में आ गया 20 गुणा 10 की घात 5। इसे हम 2 गुणा 10 की घात 5 पुट कर देंगे। पास्कल लिख दीजिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊंची एडी के जूते पहने 50 किलोग्राम की कोई लड़की अपने शरीर को 1 सेमी व्यास की एक वृत्ताकार एडी पर संतुलित की हुई है, तो क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब होगा। देखिए एक लड़की है और वो जो लड़की है वो इस तरीके से मौजूद है अपने शरीर के, इस तरीके से एक जो एडी है उस एडी के सहारे घूम रही है, ठीक है, खड़ी है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दें कि हमें इस लड़की का जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 50 किलोग्राम और जो एडी है उसका व्यास हमें यहां पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें दाब पूछा है, तो यहां से देखिए हम दाब ज्ञात कर लेंगे। P बराबर होता है F अपॉन में A, तो F यहां पर हो जाएगा mg और A हो जाएगा हमारे पास में पाई r स्क्वायर। m का मान हमारे पास में कितना है? m का मान है 50, g का मान हमें क्वेश्चन में 10 दे रखा है। फिर ध्यान देंगे पाई का मान 3.14 और देखिए r होता है d बट्टे में 2, तो d बट्टे में 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, d स्क्वायर बट्टे में 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए 250 को 4 से गुणा करेंगे, 200 गुणा 10 बट्टे में 3.14। डी का जो मान है वो 10 की घात -2 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 20 में 3.14 का भाग लगाएंगे तो 6.4 गुणा यहाँ से 100 पड़ा है और 10 की घात 4 और ऊपर आ जाएगा तो 6.4 इंटू 10⁶ पास्कल हमें प्राप्त होने वाला है। 6.4 इंटू 10⁶ पास्कल, तो ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जल से भरी हुई भिन्न अनुप्रस्थ परिच्छेद बिना निडल वाला की दो पिचकारी सिरिंज हमें दे रखी है, जल से भरी हुई रबर की नली से आपस में दृढ़ता से जुड़ी है।
सबसे छोटे पिस्टन और सबसे बड़े पिस्टन की व्यास 1 सेमी और 3 सेमी दे रखे हैं। यदि 10 न्यूटन का एक बल सबसे छोटे पिस्टन पर आरोपित किया जाता है तो सबसे बड़े पिस्टन पर संपादित बल क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझ लीजिए। हमें इस तरीके से एक सिरिंज दे रखी है ऐसे, और यहाँ पर एक प्लास्टिक छड़ी हुई है, ये एक प्लास्टिक छड़ी हुई है, और ये एक दूसरी सिरिंज है इस तरीके से। इस सिरिंज में यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है और इस वाली सिरिंज में भी यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर ये द्रव भरा पड़ा है। इस वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में क्या मौजूद है? द्रव मौजूद है। अब देखिए, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और इस पर लगने वाला जो बल है, पिस्टन पर आरोपित जो बल है, उसको मैं कह दूं F1। और इस पिस्टन के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2 और बल मैं कह दूं F2। देन यहाँ पर जो दाब है वो देखिए, संपूर्ण बिंदुओं पर दाब समान होगा पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग। तो F1 बट्टे में A1 बराबर हो जाएगा F2 बट्टे में A2। देन हमें देखिए क्या मिल जाएगा, यहां से आप ध्यान देंगे F2 बराबर, हमें F2 पूछा है, तो F2 इक्वल टू A2 अपॉन में A1 इंटू F1। तो यहां पर देखिए A2 जो कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और हमें यहाँ पर व्यास दे रखे हैं दोनों के ही। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखिए पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4, ये A2 का मान आ जाएगा। फिर अपॉन पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू F1। F1 का मान हमें 10 न्यूटन दे रखा है। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, D2 अपॉन D1 का स्क्वायर इंटू 10। तो D2 हमें दूसरे वाले भाग का हमें दे रखा है व्यास, देन वो हमें दे रखा 3। तो 3 सेमी, 3 गुणा 10 की घात -2। D1 हमें दे रखा है 1 सेमी, 1 गुणा 10 की घात -2, इसका स्क्वायर इंटू 10। तो यहाँ से सब कुछ कट जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 9 में यदि, प्रश्न संख्या 9 में यदि, देखिए सबसे छोटे पिस्टन को 6 सेमी दबाया जाता है तो बड़ा पिस्टन कितनी गति करेगा। हम सांतत्य समीकरण से जानते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। तो छोटे पिस्टन को 6 सेमी, तो यहाँ पर मैं इस A1 को लिख सकता हूँ L1 बट्टे में T, A2 बट्टे में L2 बट्टे में T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, हमें L2 पूछा है जो कि A1 बट्टे में A2 इंटू में L1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस A1 को हम पाई डी स्क्वायर बट्टे में 4, तो पाई D2 स्क्वायर बट्टे में 4 इंटू L1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर इंटू L1 हो जाएगा। D1 का मान कितना है वो हमें क्वेश्चन में 1 सेमी दे रखा है और D2 का मान 3 सेमी दे रखा है। इसका स्क्वायर करेंगे, L1 यहाँ पर मल्टीपल में है, तो यहाँ से L1 की जो वैल्यू है वो 6 सेमी हमें दे रखी है। 6 बट्टे में 9 सेमी में आ जाएगा, ये 2 बट्टे में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 बट्टे में 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी बेलनाकार पात्र को किसी ऊंचाई तक एक समांगी द्रव से भरा जाए तो द्रव के पात्र की दीवारों पर उत्पन्न दाब और उस पात्र की नली पर द्रव के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर हो जाए।
विद्यार्थियों ये तली है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं वो नली की बजाय क्या है, तली है। तली पर द्रव के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर हो जाए। देन यहां पर समझेंगे अब तली पर बल। तली पर बल, तली पर जो बल है वो देखिए पात्र को हम कंसीडर कर लें, ये हमारे पास में पात्र है और ये एच ऊंचाई तक भरा हुआ है। इसकी जो रेडियस है वो हम आर कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी रेडियस आर है। तो तली पर जो दाब होगा वो रो जी एच, ये तो दाब होगा, बल इंटू क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इतना बल काम करेगा। अब हमें ये कहा गया है कि इसकी दीवार पर बल के बराबर हो जाए, तो पात्र की दीवारों पर बल, पात्र की दीवारों पर बल, दीवारों पर बल, तो पात्र की दीवार की हमने ऊंचाई h/2 h कंसिडर कर ली है, तो औसत जो ऊंचाई है वो h/2 हो जाएगी। तो रो जी h/2 और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 2πr/h हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को बराबर पुट कर दीजिए, तो रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वेयर बराबर रो जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रो जी एच इंटू आर इंटू एच इंटू पाई। देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है, रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा एच। तो एच का जो मान है वो आर के इक्वल, त्रिज्या के बराबर उसको भर देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी यू नली में रखे हुए जल एवं मेथिलेटेड स्पिरिट को पारा पृथक करता है। दोनों भुजाओं में पारे के स्तंभ चित्रानुसार, एक भुजा में जल के 10 सेमी और दूसरी भुजा में स्पिरिट के 12.5 सेमी के साथ समान स्तर पर है। स्पिरिट का अपेक्षिक घनत्व होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखें डायग्राम को कि यहाँ तक दोनों ही नलियों में पारा भरा हुआ है। इसके एक तरफ जल भरा है, एक तरफ स्पिरिट भरा है। जल 10 सेंटीमीटर तक और पारा स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर तक भरा है। तो देखिए यहाँ पर पारे की जो हाइट है दोनों ही तरफ सेम है, इसका मतलब दोनों तरफ जो दाब है वो सेम होगा। तो जल के कारण दाब, जल के कारण दाब तथा स्पिरिट के कारण से जो दाब है वो सेम होगा। स्पिरिट के कारण दाब दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। और दोनों ही सेम होंगे तो देखिए रो जी एच, तो यहाँ पर रो 1 G1 H1 कह दूं, या जल के लिए यहाँ पर रो W, जी तो सेम ही होना है दोनों के लिए, HW कह दूं बराबर। स्प्रिट के लिए हम S लगा देंगे, रो एस जी, यहाँ पर भी G है, और HS। तो देखिए हमें स्प्रिट का अपेक्षिक घनत्व पूछा है, तो G से यहाँ से G तो कैंसिल हो गया। स्प्रिट का अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, स्प्रिट का अपेक्षिक घनत्व है, तो स्प्रिट का अपेक्षिक घनत्व होगा स्प्रिट का घनत्व बट्टे में जल का घनत्व है। स्प्रिट का तो यहां से देख लें पी एस अपॉन में रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू, ये बराबर आ जाएगा एच डब्ल्यू अपॉन में एच एस। एच डब्ल्यू है वाटर की हाइट जो कि 10 सेमी है, ये 12.5 सेमी है, तो घनत्व हमारे पास में अपेक्षिक घनत्व 0.8 आ जाएगा। तो देखिए पारे का जो घनत्व है वो कितना आ जाएगा, 0.8 गुणा 10 की घात 3।
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ से 0.8 तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रश्न संख्या 12 में यदि U नली की दोनों क्रमिक भुजाओं में 15 सेमी जल और स्पिरिट उड़ेल दिया जाए तो दोनों भुजाओं में पारे के स्तरों में क्या अंतर आ जाएगा, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये हमें पूछा है। जबकि पारे का आपेक्षिक घनत्व हमें 13.6 दे रखा है। देखिए वापस चलते हैं, इस नली के इस तरफ 15 सेंटीमीटर और जल भर देंगे और इस तरफ हम 15 सेमी स्पिरिट और भर देंगे। तो यहाँ से जो पारा है, यहाँ पर जो पारा भरा है, इस पारे की ऊंचाई में अंतर आ जाएगा। तो देखिए इनके द्वारा उत्पन्न जो दाब है वो हम देख लेते हैं, और दाब के अंतर की वजह से ही ये पारा एक तरफ से ऊंचा दूसरी तरफ से नीचा चला जाएगा। तो दोनों यहां से हम दाब देख लेते हैं। जल के सिरे की तरफ दाब, जल द्वारा दाब, जल द्वारा जो दाब क्रिएट होता है उसको मैं P1 से कह दूं, और दाब बराबर होता है रो जी एच। तो रो जल के लिए, जी और एच हमारे पास में देखिए पहले से 10 सेंटीमीटर भरा था और 15 सेंटीमीटर हमने और भर दिया है, ठीक है। इंटू में 10 की घात -2, तो ये स्टैंडर्ड मात्रकों में हमने इसको पुट कर दिया है। तो ये हमें मिल चुका है रो डब्ल्यू जी 25 गुणा 10 की घात -2। फिर हम बात करते हैं यहां पर स्पिरिट द्वारा दाब, स्पिरिट द्वारा दाब, स्पिरिट द्वारा जो दाब है वो P2 बराबर रो एस जी 12.5 प्लस 15 इंटू 10 की घात -2 बराबर रो एस जी इंटू यह आ गया 27.5 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर देखें पारे की जो ऊंचाई है, दोनों स्तंभों में ऊंचाई का जो डिफरेंस है वो इन दोनों में दाबों के अंतर के बराबर से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इन दोनों में से दाब किसका अधिक होगा किसका कम होगा, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए पारे का जो घनत्व है वो 13.6 इंटू 10 की घात -3, जल का घनत्व हम यहाँ पर जानते ही हैं, और जो यहाँ पर स्पिरिट का घनत्व वो थोड़ा कम है। स्पिरिट का घनत्व क्या है, कम है। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों के दाबों का अंतर P1 P2 ये बराबर हो जाएगा रो जी एच। ये जो रो है वो पारे का घनत्व है। हमें यहाँ पर भुजाओं में अंतर पूछा है, तो रो जी एच ये P1 P2, तो P1 का मान है रो डब्ल्यू जी, जी यहाँ से हम देख लेंगे जी कितना है, जी तो यहाँ से कट भी जाएगा। तो देखो दोनों में से एक बार मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, जी इंटू 25 इंटू 10⁻², और इसका मान भी मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि जो रो डब्ल्यू है वो 10 की घात 3, जी में एज इट इज रहने देता हूँ, फिर माइनस में रो एस, तो 0.8 इंटू 10⁻³ जी इंटू 27.5 इंटू 10⁻²। यहाँ से इस जी का मान भी मैं पुट कर देता हूँ 13.6 इंटू 13.6 यहाँ से आप देखेंगे कि 13.6 इंटू 10⁻³ और जी। तो इन पूरे सभी पदों में से देखिए आप 10 की घात 3 कट रही है, 10 की घात 3, जी भी सब में से कट रहा है। अब यहाँ पर आ जाता है एच, तो ये एच हमारे पास में देखिए कितना रह गया है 25, और 27.5 को 0.8 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा 10 की घात -2 बट्टे में 13.6।
तो यहाँ से 3 गुणा 10 की घात -2 बट्टे में 13.6 हमारे पास में आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 3 बट्टे में 13.6 सेमी, और 3 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0.22 सेमी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किसी वायु सुरंग वाइंड टनल है, प्रयोग में पंखों विंग्स के ऊपरी एवं निचली सतहों पर दाब क्रमशः इतना पास्कल और इतना पास्कल है। यदि पंख का क्षेत्रफल इतना है तो पंख पर आरोपित कुल उत्थापक बल क्या होगा? तो देखिए, बल है वो दाबांतर इंटू क्षेत्रफल के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। हमें पूछा है उत्थापक बल। ये जो बल है वो दाब इंटू क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दोनों सिरों पर जो दाब में अंतर है, दाबांतर इंटू क्षेत्रफल के रूप में हम इसको पुट करेंगे। तो देखिए, ध्यान देंगे, दाबांतर जिसको हम P2 माइनस P1, क्षेत्रफल को ऐसे पुट कर दें, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। P2 का जो मान है वो है 0.91, P1 का जो मान है 0.90 इंटू 10⁵, एक का जो मान है वो है 40। देन यहाँ से कितना आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁵ इंटू 40। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन, 4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभिन्न आकृतियों के 3 पात्रों ए बी सी में चित्रानुसार समान ऊंचाई तक जल है। पी ए और पी बी और पी सी क्रमशः पात्रों ए बी और सी के निचले तल पर जल द्वारा उत्पन्न दाब है। ए बी सी के तली पर जो दाब है वो हमें दे रखे हैं पी ए पी बी और पी सी। ठीक है, तो देखिए, इनकी जो ऊंचाई है तीनों की सेम ऊंचाई तक भरे हैं, तो इनके जो दाब होंगे वो भी सेम होंगे। दाब क्या होंगे, सेम होंगे। पात्र के आकार पर दाब का मान डिपेंड नहीं करता। रो जी एच, तो रो तीनों में सेम है, एच ए एच बी और एच सी तीनों सेम है, इसलिए हमारे पास में यहाँ पर इनके दाब भी सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, गेज दाब को मापने के लिए देखिए, दाब मापी, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए तो हम दाब मापी का प्रयोग करते हैं। दाबांतर मापी होता है, ये क्या होता है, दाबांतर मापी। इसकी सहायता से दो बिंदुओं के मध्य का दाब का अंतर नापा जाता है। वो हमने आपको जब कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज आपको बताए थे, पढ़ाए थे, तो देखिए, इस दाबांतर या गेज दाब के द्वारा P माइनस P0 ये नापा जाता है। ये होता है गेज दाब, मतलब वायुमंडलीय दाब और द्रव के दाब का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है हमारे पास में, दाबांतर। तो ये गेज दाब के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दाबांतर मापी चित्रानुसार किसी घेरे जो कि इनक्लोजर में गैस के दाब को पढ़ता है। यहाँ पर देखिए कि पारे का सेमी में गैस के निरपेक्ष दाब और गेज दाब है। वायुमंडलीय दाब यहाँ पर 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखिए, हमें यहाँ पर निरपेक्ष दाब पूछा है और गेज दाब पूछा है। तो निरपेक्ष दाब देखिए, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की वजह से दाब हो रहा है और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब है, तो 20 प्लस 76, तो ये तो हो गया 96 सेंटीमीटर की वजह से दाब।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बिंदु के ऊपर जो दाबांतर मापी है उसकी सहायता से हम गेज दाब कहते हैं, तो वो दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस सीधा सीधा दिख रहा है, 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो 96 और 20 यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए कि वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी खुले रो घनत्व घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई एच पर दाब क्या होगा। एच गहराई पर दाब क्या होगा, तो देखिए एच गहराई पर जो दाब होता है वो होता है P0 प्लस रो जी एच, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, तो रो जी एच द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब से रो जी एच अधिक होगा। लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट यहाँ पर दी गई है, समझें आप, एक बार की बजाय 2 बार पढ़ लें, आराम से समझ में आ जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी महासागर में 2000 मीटर की गहराई पर पनडुब्बी की 50 सेमी इंटू 50 सेमी क्षेत्रफल वाली खिड़की पर कार्यरत बल क्या होगा जिसके आंतरिक भाग को समुद्र के अंदर वायुमंडलीय दाब पर रखा गया है। आंतरिक जो दाब है, तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, बल पूछा गया है। तो बल देखिए, बल किसके बराबर होता है, दाबांतर P2 माइनस P1 इंटू ए, इसके बराबर होता है। देखो P2 बराबर होगा P0 प्लस रो जी एच माइनस P नॉट, अंदर का दाब, खिड़की के अंदर का दाब ये है और खिड़की के बाहर का दाब ये है, इंटू में ए। तो देखिए रो जी एच रह गया, रो जी एच इंटू ए, तो रो का मान 10 की घात 3, जी का मान 10, एच का मान हमें 2000 दे रखा है और ए हमें 50 इंटू 50, तो 0.5 इंटू 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो फिर कट जाएगा। यहाँ से हमें 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 50 से 1 जीरो, 3 जीरो ये रहे, तो 3 जीरो हो जाएंगे, तो 5 गुणा 10 की घात 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 19 में ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग के आधार वाले एक टैंक को मध्य में ऊर्ध्वाधर विभाजक द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजक की नली पर, नली नहीं है ये तली है, पहले भी आ चुका है ऐसा हमारे पास में, ये तली है विद्यार्थियों। तली पर 20 सेंटीमीटर फलक के क्षेत्रफल वाला एक छोटा सा कब्जेदार दरवाजा है। यदि एक भाग में जल और दूसरे भाग में 1.5 अपेक्षित घनत्व वाले अम्ल को भरा जाता है, दोनों की ऊंचाई 4 मीटर है, दरवाजे को बंद रखने के लिए बल होगा। तो देखिए बल बराबर होगा दाबांतर, दाबांतर इंटू क्षेत्रफल, इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दाबों में अंतर, दाबों में अंतर, तो दाबों में अंतर देखिए P0 प्लस रो 1 जी एच माइनस में P0 माइनस रो 2, रो 1 इधर आएगा, रो 1 जी एच, क्योंकि ऊंचाइयां दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ पर रो जीरो से P0 से P0 वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब कैंसिल हो जाएगा, देन हमें क्या मिलने वाला है, रो 2 माइनस रो 1 जी इंटू एच इंटू ए। तो रो 2 माइनस रो 1 निकालना है अपन को, तो रो 2 1.5 माइनस में 1 इंटू 10⁻3, जी का मान अपन को 10 लेना है, एच दोनों में ही
4 मीटर की ऊंचाई तक भरा गया है। ये यहाँ पर देखिए जो तली है उसमें क्षेत्रफल 20 गुण 10 की घात -4 हमें दे रखा है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलने वाला है। देखिए क्या मिलेगा, 0.5, 4 को इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब देखिए 10 की घातें कितनी रह गई है, 10 की घातें ये 3 और 1 4, इससे कैंसिल हो गई है, एक जीरो यहाँ से और आ गया है। तो 8 को 5 से गुना करेंगे 40, तो 40 न्यूटन आ जाएगा यहाँ से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक मोम गेंद में कुछ लोहे के छोटे गोले लगे हुए हैं, यह पानी में तैर रहा है। गेंद का आयतन 18 सेंटीमीटर क्यूब है तथा मोम का आपेक्षिक घनत्व 0.9 है। गेंद में लगे लोहे का द्रव्यमान का मान निकालें। देखिए यहां पर आप समझेंगे कि हमें गेंद का जो आयतन है वो दे रखा है, मोम का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है। तो देखिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि मोम में जो लोहा है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। मोम के अंदर लोहे का द्रव्यमान, लोहे का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। देन यहां पर क्या आएगा हमारे पास में कि जो भार होगा, गेंद का जो भार है वो उत्प्लावन बल के बराबर होगा, उत्प्लावन बल के इक्वल होगा। भार बराबर होता है द्रव्यमान, तो मोम का द्रव्यमान प्लस ये मैंने कर दिया है लोहे का द्रव्यमान प्लस मोम का द्रव्यमान इंटू जी, इंटू में जी, ये बराबर होगा जो गेंद है उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो द्रव का जो भार है वो आयतन इंटू घनत्व है। आयतन हमें दे रखा है, ये हमारे पास में जी आ जाएगा। आयतन हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन इंटू घनत्व है। जो घनत्व है वो हमें दे रखा है, जल का घनत्व है तो जल 10 की घात 3 हटाएंगे द्रव का भार जो कि जी है, तो जी से यहां से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो स्मॉल एम मोम का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जगह हम आयतन इंटू घनत्व पुट कर सकते हैं। तो ये आयतन हो गया 18 इंटू 10 की घात -6, घनत्व है मोम का घनत्व 0.9, आपेक्षिक घनत्व दे रखा है तो 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पर 18 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 3, तो m बराबर देखिए कितना निकल कर आएगा, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस 0.9 इंटू 18 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि 0.1 बाहर निकलेगा इंटू 18 गुणा 10 की घात -3, इसे हम 1.8 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम पुट कर दें या 1.8 ग्राम पुट कर दें, तो ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए द्रव चालित ब्रेक किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित है, वो हमने अच्छे से आपको समझाया भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठोस के एक टुकड़े का भार वायु में 120 ग्राम, जल में देखिए भार वायु में 120 ग्राम है, जल में 80 ग्राम और द्रव में 60 ग्राम होता है। तो ठोस का आपेक्षिक घनत्व और द्रव के आपेक्षिक घनत्व क्रमशः क्या क्या होंगे। देखिए यहां पर इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे क्या है
इसके आपको सीधे आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे। ठोस का आपेक्षिक घनत्व है, ठोस का आपेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, ये होगा वायु में भार, वायु में भार अपॉन वायु में भार माइनस जल में भार, जल में भार। तो यहां से जो भार है, देखिए हमें कितने मिलने, क्या भार मिलने वाला है। वायु में भार हमें 120 दे रखा है, तो 120 माइनस जल में भार, जल में हमें 80 दे रखा है, तो 80 यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 120 बट्टे में 40 बराबर ये आ जाएगा 3। फिर हमें एक और पूछा है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व है, तो वायु में भार, वायु में भार माइनस से द्रव में भार अपॉन वायु में भार माइनस जल में भार, जल में भार। देन हमें क्या मिल जाएगा, 120 माइनस 60 अपॉन 120 माइनस 80, ये 60 बट्टे में 40, ये आ गया हमारे पास में 3/2। तो 3 और 3/2 ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक लकड़ी का गुटका अपने डूबे हुए आयतन के 4/5वें भाग के साथ जल में तैरता है। यदि इसके समान कोई गुटका किसी द्रव में तैरता है तो उस द्रव का घनत्व क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। लकड़ी का जो गुटका है अपने डूबे हुए आयतन के 4/5वें भाग के साथ जल में तैरता है। तो देखिए यहाँ पर जो गुटके का भार है वो गुटके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। देखिए तो जो लकड़ी का गुटका है, इस लकड़ी के गुटके का भार इस गुटके के 4/5 आयतन के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होगा। तो देखिए क्या होगा, लकड़ी के गुटके का भार, गुटके का भार ये बराबर होगा गुटके द्वारा हटाए गए द्रव का भार, गुटके द्वारा हटाए गए द्रव का भार, गए द्रव का भार। ठीक है, तो यहां से लकड़ी के गुटके द्वारा हटाए गुटके का जो भार है वो क्या आ जाएगा, भार बराबर द्रव्यमान इंटू जी। तो यहाँ पर गुटके का जो आयतन है मैं V कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आ गया गुटके का घनत्व, ये गुटके का घनत्व आ गया इंटू जी बराबर आ जाएगा आयतन कितना डूबा हुआ है 4/5 V आयतन, और ये आ गया जल का घनत्व इंटू में जी। तो यहाँ से जी से जी कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, और रो गुटके का कितना आ गया है 4/5 रो जल का 10⁻3। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से पुट कर देंगे, 4000 के अंदर हम 5 का भाग लगा देंगे, 4000 के अंदर 5 का भाग लगा देंगे तो 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हमें मिल जाएगा। गुटके का घनत्व आ चुका है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि यदि इसके समान कोई दूसरा जो गुटका है या कोई यही गुटका है वो द्रव में तैरता है, द्रव में तैरता है, द्रव में तैर रहा है, इसका मतलब है कि गुटके का घनत्व और द्रव का घनत्व सेम होगा। गुटके का घनत्व और द्रव का घनत्व क्या होगा, सेम। तो हमें द्रव का घनत्व पूछा है जो कि गुटके के घनत्व के बराबर होगा। गुटके का घनत्व हम पहले ही निकाल चुके हैं,
तो द्रव का घनत्व गुटके के घनत्व के समान ही आएगा, 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हमें प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पल्लवी बर्फ, आइसबर्ग है, आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा है, समुद्र के जल में अंदर वाले भाग के साथ जलमग्न होकर तैरती है। इस पल्लवी बर्फ में कितना भाग समुद्र के पानी के अंदर रहेगा? कितना भाग अंदर रहेगा, कितना भाग बाहर रहेगा? कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। इस पल्लवी बर्फ का कितना अंश बाहर रहेगा? बाहर, अंदर का पूछा है अपन को यहाँ पर, अंदर का। वैसे ये क्वेश्चन है कि बाहर का पूछा जाता, बट यहाँ पर अंदर का पूछा गया है। चलिए देख लीजिए कि क्या है। बर्फ के टुकड़े का जो घनत्व है, बर्फ का भार, बर्फ का भार ये बराबर होगा बर्फ द्वारा हटाए गए द्रव का भार, बर्फ द्वारा हटाए गए द्रव का भार, द्रव का भार। अब यहां पर आप ध्यान दें, देखिए हमें यहाँ पर जैसे ये बर्फ का टुकड़ा है और इसका इतना हिस्सा इसके अंदर डूबा हुआ है, ये है V आउट बाहर है, टोटल इसका V है, ये V इन इसका अंदर है। तो देखिए जो अंदर वाला जो पार्ट है इसका जो भार है अंदर कितना रहेगा, V इन, ये हो जाएगा V माइनस V आउट के इक्वल। तो देखिए बर्फ का भार आयतन इंटू घनत्व इंटू G, ठीक है, बराबर ये बर्फ का घनत्व है। ओके, फिर बराबर में इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार, तो इसके अंदर जो आयतन है वो V इन है और इसका जो घनत्व है वो समुद्री जल का है और इंटू में G, तो G से तो G कैंसिल हो गया। अब V यहाँ पर बर्फ का जो घनत्व है वो हमें दे रखा है 0.9 और V इन की जगह हम V माइनस V आउट लिख सकते हैं, फिर इनटू है 1.1। तो यहां से आप ध्यान दें कि हमारे को क्या मिल जाएगा, ये V आउट इधर आ जाएगा 1.1 से गुणा होकर, बराबर इधर रह गया 1.1 माइनस 0.9, ये आ गया V। तो V आउट अपॉन V टोटल घनत्व ये आ गया हमारे पास में 0.2 बट्टे में 1.1, 2 बट्टे में 11 आ गया। और यदि हम परसेंटेज में निकालें तो गुणा 100 करके परसेंट लगा देंगे, 200 में 11 का भाग लगाएंगे, में यहां से 11 का भाग लगाएंगे तो 20 में तो जाएगा एक बार में, ये 18 बार में चला जाएगा। तो ये यही पूछा, बाहर वाला पूछा है, अंदर की बजाय क्या पूछा है, बाहर पूछा है। 18% इसमें सही होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने तरलों के यांत्रिक गुण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे। जल्द ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे आगे वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।